नमस्कार, स्वागत है आपका नेटरिक न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। एक ऐसा कोकीन स्मगलर जिसके जैसा दुनिया में शायद दूसरा नहीं, जो धूर्त था, जिसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, जो गरीबों के लिए रॉबिन हुड था, जिस पर ये तक इल्जाम लगाया गया कि वो अपने देश के संविधान वालों को भी प्रभावित करने का मालदा रखता था। कोलंबिया का रियो नेग्रो शहर में जन्मा एक ऐसा शख्स जिसे कुछ लोग याद नहीं करना चाहते, तो वहीं कुछ लोग उसे गरीबों का मसीहा के तौर पर याद कर लिया करते हैं। हम बात कर रहे हैं एक समय में दुनिया का 7वां सबसे अमीर आदमी बन जाने वाला क्रिमिनल पाब्लो एस्कोबार की, जिसके पास इतने पैसे थे कि उसे एक पैसों का गोदाम बनवाना पड़ा, और जब उसका गोदाम भर गया तो जमीन खोदकर पैसे रखने पड़े। पाब्लो एस्कोबार को वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे कामयाब और सबसे अमीर क्रिमिनल माना जाता है। आगे और जानकारी दें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब आपको आगे बताते हैं कि 1 दिसंबर 1949 में पाब्लो एस्कोबार का जन्म एक बेहद गरीब किसान परिवार में हुआ, जो अपने माता पिता की तीसरी संतान था। गरीबी इतनी थी कि वो कॉलेज की फी तक भर नहीं पाता था, और इस वजह से उसका नाम भी काट दिया गया। आइए पाब्लो एस्कोबार के गरीबी से अमीरी तक के सफर और उसकी चर्चित जिंदगी के बारे में विस्तार से जानते हैं। जब गरीबी ने पाब्लो एस्कोबार की पढ़ाई छीन ली, तो उसने पैसे कमाने का वो रास्ता चुना जो काला था, जिस तरफ अंधेरा था। लेकिन पाब्लो एस्कोबार को तो पैसे कमाने थे, इसके लिए उसने शुरुआत कब्र से पत्थर चुराकर उन्हें स्मगलरों को बेचने के काम से की, और फिर यहीं से उसके क्रिमिनल करियर की जैसे शुरुआत हो गई। जब 20 की उम्र को पाब्लो एस्कोबार ने छुआ नहीं था, तब उसने सड़क छाप अपराधों को अंजाम दिया। इसमें गांजे और सिगरेट जैसी मादक पदार्थों से जुड़े काम भी थे। अपनी इस उम्र में वो गांजे की सप्लाई, बैन सिगरेट और फर्जी लॉटरी टिकट को बेचता और गाड़ियों की चोरी करता। 1970 के दशक में वो एक चोर और एक बॉडीगार्ड के तौर पर पहचाना जाने लगा था। इसके बाद बढ़ती उम्र और समझ के साथ उसके अपराध भी बड़े होने लगे। पाब्लो एस्कोबार किडनैपिंग जैसे क्राइम में भी हाथ आजमाने लगा। किडनैपिंग की वारदात में जब वो सक्रिय रहने लगा, तो उसने अपने ही होम टाउन मेडिलिन के एक बेहद अमीर एग्जीक्यूटिव की किडनैपिंग की, और फिर उससे फिरौती के $1,00,000 यानी आज के दौर का $6,00,000 यानी करीब 4 करोड़ रुपए हासिल कर लिए। और इस तरह महज 22 साल की उम्र में ही उसके पास $1 मिलियन की दौलत थी। एक गैंगस्टर किस हद तक जा सकता है? वो हिंसा कर सकता है, धोखाधड़ी कर सकता है, लेकिन एस्कोबार ने इन सभी वारदातों की सारी हदें पार कर दी। जब वो 26 साल का था, तब मेडिलिन के सबसे बड़े ड्रग माफिया की हत्या उसने तब कर दी जब माफिया से वो 14 किलो कोकीन के डील के लिए उससे मुलाकात करने गया। पाब्लो सबसे बड़े ड्रग माफिया को मारकर खुद इस कारोबार में घुस गया। अगर पाब्लो की पर्सनल लाइफ की बात करें, तो उसने मार्च 1976 में 15 साल की मारिया विक्टोरिया से शादी की। तब उसकी उम्र 27 साल थी। इसके बाद उसके 2 बच्चे जुआन एस्कोबार और मैनुएला एस्कोबार हुए। फिर आया सिविल वॉर का दौर, जब पाब्लो के साम्राज्य का उभार हुआ। इस वक्त कोलंबिया में सरकार, पैरामिलिट्री फोर्स और लेफ्ट विंग गुरिल्लाओं के बीच संघर्ष जारी था, और इस सिविल वॉर से कोलंबिया दुनिया में अपनी छवि खराब करता जा रहा था। तो दूसरी तरफ इसी दौर में पाब्लो ने अपनी खूनी लड़ाई और तेज कर दी। अपने क्राइम के बीच में उसे कोई रोड़ा नहीं चाहिए था, और इस मामले में सरकारी अफसरों से निपटने के लिए वो अपने एक ही रूल को फॉलो करता था। वो ये कि सरकारी अफसरों के सामने वो 2 ही ऑप्शन रखता था। वो ये कि मेरी रिश्वत खाओ या मेरी गोली। उसके लोग सरकारी अफसरों से पूछा करते प्लाता और प्लोमो, यानी सिल्वर या सीसा, जिसका असली मतलब था रिश्वत या मौत। उस दौर में इस सवाल ने पूरे कोलंबिया में दहशत पैदा कर दी थी। इस सवाल के जवाब में हजारों सरकारी अफसरों की जान गई, तो वहीं हजारों बेहद अमीर हो गए। सवाल ये है कि ऐसे में एस्कोबार ने कितनों की जान ली? तो सवाल का जवाब दिल को दहला देगा।
ऐसा माना जाता था कि करीब 4 से 5 हजार मौतों का जिम्मेदार था एस्कोबार। पाब्लो के भाई रॉबर्टो एस्कोबार की एक बुक इन द अकाउंटेंट्स स्टोरी में पाब्लो के कई राज खोले गए हैं, जिसके मुताबिक उसके धंधे का तरीका बेहद अलग था। वो कोकिन प्लेन के टायरों में छिपा देता था और इस काम के लिए पायलटों को $5 लाख एक फ्लाइट के लिए देता था और इस तरकीब से उसने कई टन कोकिन स्मगल करवाई। एक फ्लाइट से कम 5 से 11 टन कोकीन की स्मगलिंग की जाती थी और एक बार में $5 लाख से ज्यादा की कमाई होती थी। एस्कोबार ने इतनी बेशुमार दौलत कमाई कि उस वक्त फोर्ब्स मैगजीन ने उसे दुनिया का 7वां सबसे अमीर आदमी बताया। एस्कोबार के भाई के मुताबिक उसके पास इतना पैसा था कि उसके गोदाम कैश से भरे रहते थे और जब और ज्यादा कैश आया तो जमीन खोदकर कैश गड़वाया गया। एस्कोबार ने धीरे धीरे अमेरिका में भी पैर पसारने शुरू कर दिए और यहाँ 80% कोकीन उसी के यहाँ से सप्लाई की जाने लगी। कहने वाले कहते हैं कि एक बार तो हद ही हो गई जब एक यात्रा के दौरान सर्दी लगने पर उसने अपने परिवार को ताप देने के लिए $2 मिलियन के नोट जलाकर खाक कर दिए थे, यानी कि 13 करोड़ रुपए उसने आग में जला डाले। बाद में अमेरिकी एजेंसियां उसके पीछे पड़ी और ऐसे में प्रत्यर्पण से बचने का रास्ता उसने पॉलिटिक्स से निकाला। वो कोलंबिया की लिबरल पार्टी में शामिल हुआ और फिर 1982 में वहां की संसद के निचले सदन के ऑल्टरनेट मेंबर के रूप में चुन लिया गया। इस दौरान स्पेन में उसका ड्रग का काला कारोबार अपनी चरम पर था। कोई शख्स क्राइम का बादशाह ही क्यों ना हो, एक बार उसे जेल तो जाना ही पड़ता है। ज्यादातर बार ऐसा ही होता है। एक समय में हिंसक बने रहना पाब्लो के लिए ठीक नहीं था। ऐसे में उसने हिंसा छोड़ने की घोषणा की और साल 1991 में सरेंडर कर लग्जूरियस प्राइवेट जेल लॉ कैथेड्रल में कैद कर दिया गया। लेकिन जेल में जिस तरह से वो जी रहा था, ऐसे में ये कहना बेहद मुश्किल था कि क्या वाकई में वो सजा काट रहा था, क्योंकि उसकी जिंदगी जेल में भी ऐशो आराम से बीत रही थी और इसकी खूब चर्चा थी। तो दूसरी तरफ उसके सरेंडर करने को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया था। दरअसल कोलंबिया के नए संविधान के तहत कोलंबियाई नागरिकों के प्रत्यर्पण पर रोक की व्यवस्था शुरू कर दी गई थी और इसी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कहा यह जाने लगा कि एस्कोबार ने संविधान बनाने वालों को भी प्रभावित कर दिया और तो और जेल जाने का असर ना तो उसके काले कारोबार पर पड़ा और ना ही उसके राजनीतिक करियर पर, बल्कि दोनों ही अपनी रफ्तार से चलते रहे। एक दौर ऐसा आया कि कोलंबिया का पूरा हुलिया ही बदल गया। लोग दहशत की जिंदगी जीने लगे। साल 1992 में कोलंबिया में 27,000 मौतें हुई और ये मौतें कुछ वहां के गृह युद्ध और कुछ एस्कोबार के असर का नतीजा थी। हम ये जाने कि ड्रग के काले कारोबार का बेताज बादशाह का अंत कैसे हुआ, उससे पहले उसकी जिंदगी के दूसरे पहलू को भी जान लेना चाहिए। कौन नहीं जानता था कि एस्कोबार एक कामयाब क्रिमिनल था, लेकिन उसकी एक पहचान गरीबों के रॉबिन हुड के तौर पर भी थी। एस्कोबार एक ही साथ 2 व्यक्तित्व अपने साथ रखता था, एक क्रिमिनल के तौर पर और दूसरा गरीबों का रॉबिन हुड। गरीब उससे प्यार करते और वो उन गरीबों से। एस्कोबार हमेशा ही गरीबों के लिए काम करता था, गरीबों के लिए घर और दूसरी बुनियादी जरूरतों के लिए पैसे बांटे। गरीब उसे एक अच्छे व्यक्ति के रूप में पहचानते थे। एस्कोबार को आसान मौत नहीं मिली। पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो इस कार्रवाई में उसे भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। कोलंबियाई पुलिस की एक नई ब्रांच सर्च ब्लॉक ने साल 1993 के 2 दिसंबर को एस्कोबार को मार गिराया। रेडियो ट्रायंगुलेशन टेक्नोलॉजी के मुताबिक मेडिलिन में मिडिल क्लास इलाके में एस्कोबार छिपा था, जहां 2 गुटों में शूट आउट हुआ। ऐसे में एस्कोबार और उसके बॉडीगार्ड ने छत पर चढ़कर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उन्हें मार गिराया गया। इस बात की पुष्टि तो नहीं की कि एस्कोबार को गोली लगी थी या फिर उसने खुद को गोली मार दी, लेकिन हाँ, उसके परिवार के कई सदस्य उसके सुसाइड करने की संभावना पर हामी भरती हैं। लोग उससे कितना प्यार करते थे ये तब और उजागर हुआ जब 1993 में उसकी मौत के बाद उसकी विदाई में 25,000 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए। उसने अपनी जिंदगी में खूनी खेल रचा, बेशुमार दौलत कमाई, लेकिन गरीबों का बेइंतहा प्यार भी हासिल किया।
लेकिन एक बात बार बार जरूर दोहराई जाएगी कि उसके जैसा क्रिमिनल शायद ही कोई दूसरा हुआ हो और भविष्य में कभी हो पाए। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।